नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं क्रिया, और क्रिया के भेदों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और क्रिया के भेदों में हमने अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद क्लियर कर लिए हैं। अब हम रचना के आधार पर क्रिया के भेदों को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको अर्थ के आधार पर क्रिया के दो भेद, पहले सकर्मक, दूसरा अकर्मक, और उसके बाद रचना के आधार पर हमारी क्रिया के यहाँ पर 6 भेद हैं, जिसमें से 3 भेद हम क्लियर कर चुके हैं। बाकी के भेदों को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 3 भेद कौन कौन से हैं, इसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर देखा कि पहला भेद था हमारा सामान्य क्रिया, कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे दिए गए थे कि बिल्कुल एक क्रिया है। मोहन विद्यालय गया, पिताजी बाजार गए, रोहन ने पुस्तक खरीदी, नेहा सेब लाई, राकेश ने कपड़े बांटे। ठीक है। इसी तरह से संयुक्त क्रिया, यानी कि संयुक्त जहां पर 2 या 2 से अधिक क्रियाएं एक कार्य का बोध करा रही हो, एक कार्य के विषय में बोल रही हो, उसे संयुक्त क्रिया। तो आप देख सकते हैं कि मैं यह पुस्तक पढ़ सकता, पढ़ अपने आप में क्रिया है, आपकी मुख्य क्रिया जिसको हम कहते हैं मूल क्रिया का रूप है, और साथ ही सकता हूं आपकी क्रिया है। ठीक है। तो इस तरह से हमने कहा कि जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं एक ही कार्य का बोध कराती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। नंबर 3 हमने यहाँ पर पढ़ा नाम धातु क्रियाएं। नंबर 3 हमने यहाँ पर पढ़ा नाम धातु क्रिया। अब ये नाम धातु क्रिया होती क्या है, तो नाम धातु क्रिया में हमने पढ़ा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अनुकरणवाची शब्दों से बनने वाली, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या जो अनुकरणवाची शब्द होते हैं उनसे बनने वाली क्रियाओं को नामिक क्रियाएं या नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। तो जैसे रमेश दरवाजा रंगने लगा, रंगने लगा शब्द कैसा है, रंगना, तो ये विशेषण है। हमें अच्छाई को अपनाना चाहिए, अपनाना शब्द कैसा है, आपका भाववाचक संज्ञा शब्द है। आयुष पाठ दोहराने लगा, दोहराना कैसा है, अनुकरणवाची संज्ञा है, जो अनुकरण की संज्ञा। इसी तरह से आकाश में तारे टिमटिमाने लगे, टिमटिमाना कैसा शब्द है, अनुकरणवाची शब्द है। उसके बाद नंबर 4 हमने यहाँ पर पढ़ा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, देखिए जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके प्रेरणा दे रहा है, किसी को मोटिवेट कर रहा है, तो जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश अंशु को पंजाबी पढ़ाता है, रमेश अंशु को पंजाबी पढ़ाता है, पढ़ाता, ठीक है। वो क्रिया को स्वयं नहीं कर रहा है, वो अंशु को क्रिया करने के लिए प्रेरित कर रहा है, यानी कि कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर रहा है। और नमन दादाजी को सड़क पार कराता है, वो अपने लिए सड़क पार नहीं कर रहा है, वो दादाजी को सड़क पार करा रहा है। इसी तरह से माँ बेटी को दूध पिलाती है, माँ बेटी को दूध पिलाती है, पिला रही है, खिला रही है, तो दूसरों के लिए काम कर रही है। अध्यापिका ने नीना से निबंध लिखवाया, अध्यापिका ने खुद निबंध नहीं लिखा, अध्यापिका ने नीना से निबंध लिखवाया। तो इस तरह से यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि नंबर 4 तक हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम नंबर 5 देखिए, अब हम नंबर 5 को यहाँ पर पढ़ेंगे, तो बिल्कुल आप सभी रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि जो हिंदी है, जैसे कि मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जो हमारा हिंदी सब्जेक्ट है वो कभी भी आप ऐसे रट नहीं सकते, उसको आप
बिल्कुल ऐसे दिमाग में नहीं रख सकते, आपको लिखना होता है, समझना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है एग्जाम्पल्स के साथ, उदाहरण के साथ, ठीक है। तो इसको हम आगे क्लियर करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हम प्रेरणार्थक जो क्रिया है आपकी, उसके भेदों को पढ़ेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया के भेद। प्रेरणार्थक क्रिया के भेद क्या क्या है, कौन कौन से हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि हमने सार्थक सकर्मक क्रिया के, एक कर्मक और द्विकर्मक है, सकर्मक जो क्रिया है उसके हमने दो भेद यहाँ पर डिस्कस किए थे। तो बिल्कुल उसी तरह से प्रेरणार्थक शब्द जो है, क्रिया जो है, उसके भी हम यहाँ पर भेदों को डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से भेद होते हैं इसके, देखिए। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद नोट डाउन करेंगे साथ के साथ, होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं? प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है। तो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, ये दो आपके भेद होते हैं प्रेरणार्थक क्रियाओं के। अब क्या होता है ये प्रथम प्रेरणार्थक किसे कहते हैं और द्वितीय प्रेरणार्थक किसे कहते हैं? अब ये तो क्लियर हो गया कि प्रेरणार्थक में क्या होता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि वो काम को खुद के लिए नहीं करता है, दूसरों के लिए करता है, या काम को खुद ना करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। और इस क्रिया के दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रथम प्रेरणार्थक शब्द को। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है कि जब कर्ता कार्य को स्वयं ना करके, कर्ता कार्य को स्वयं ना करके कार्य करने की प्रेरणा देता है, तो ये आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। यानी कि वो कार्य को खुद नहीं करता, वो दूसरों को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए, तो उसको प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं। पहले लिख लेते हैं इसको, उसके बाद आप एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। जब कर्ता कार्य को स्वयं न जब कर्ता कार्य को स्वयं करने की प्रेरणा देता है, स्वयं करने की प्रेरणा देता है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पे जो कर्ता होता है वो कार्य को स्वयं करने की प्रेरणा देता है, ठीक है, वो कार्य को स्वयं करने की प्रेरणा देता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर बिल्कुल यहीं पर मैं एग्जाम्पल लिखूंगी, इसका उदाहरण।
अमित बच्चे को पाठ पढ़ाता है। अमित बच्चे को पाठ पढ़ाता है। तो जो करता है यानी कि जो अमित है वो स्वयं बच्चे को पाठ पढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, यानी कि वो खुद कह रहा है कि आप पाठ को पढ़ो, उसको पढ़ा रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो अब जब कर्ता स्वयं जब कार्य को स्वयं करने की प्रेरणा देता है, अमित बच्चे को पाठ पढ़ाता है। तो यहाँ पर जो करता है वो स्वयं बच्चे को पाठ पढ़ाने की प्रेरणा दे रहा है, यानी कि खुद दे रहा है, खुद पाठ को पढ़ा रहा है। ठीक है, इसी तरह से अब द्वितीय प्रेरणार्थक, आखिर इसमें क्या होता है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब यहाँ पर अभी देखिए, इससे पहले तो जो क्रिया हो रही थी कि अमित बच्चे को पाठ पढ़ाता है, तो यहाँ पर क्या है, कर्ता भी शामिल है कार्य में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है, इसमें जो क्रिया होती है उस क्रिया में कर्ता शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं कि किस तरह से इसकी परिभाषा होगी, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित ना होकर, यानी कि वो कार्य में सम्मिलित नहीं होगा, यहाँ पर वो करवाएगा, दूसरों से काम करवाएगा। तो इस तरह से एक तो होता है कि पढ़ाना, लिखाना, तो ये खुद से प्रेरित करना, यानी कि वो आप स्वयं करो, और दूसरा वो क्या करेगा, वो केवल आपको एक गाइडेंस दे देगा और वो खुद कहेगा कि आप इसको खुद करो। तो प्रथम प्रेरणार्थक में खुद करता हेल्प करेगा, लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक में जो करता है वो स्वयं कार्य में सम्मिलित ना होकर किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, वो क्या करता है कि वो किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, काम करने की प्रेरणा दे रहा है। तो ये क्या कहलाता है? ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिखेंगे हम इसका। जैसे उदाहरण, जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहां पर शुरू में आपको बताया था। क्या एग्जाम्पल बताया था हमने इसका? जैसे अध्यापिका ने सीमा से निबंध लिखवाया। अध्यापिका ने नीना से निबंध लिखवाया। तो यहाँ पर अध्यापिका ने स्वयं से कुछ नहीं किया,
अध्यापिका ने नीना को निबंध लिखने के लिए प्रेरित किया। तो इसी तरह का एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखेंगे। प्रमोद सुरेश से बच्चों को पढ़वाता है। प्रमोद सुरेश से बच्चों को पढ़वाता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो शब्द है पढ़वाता है, अब देखिए बिल्कुल अलग क्रिया है, वो खुद से नहीं कर रहा है, वो किस जैसे लिखवाती है, पढ़वाता है, तो ये क्या है, यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, किसी और से कराई जा रही है, यानी कि कर्ता यहाँ पर नहीं, कर्ता जो है वो इस क्रिया में सम्मिलित नहीं है, वो किसी और को प्रेरित कर रहा है इस काम को करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रमोद है वो काम को स्वयं ना करके, अपने आप काम को ना करके वो सुरेश को प्रेरित कर रहा है कि वो बच्चों को पढ़ाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर जो प्रेरणार्थक क्रिया है उसके दो भेद भी हमारे क्लियर हो चुके हैं। तो अब तक हमने यहाँ पर 4 भेद अपनी रचना के आधार पर क्रिया के पढ़ लिए हैं। देखिए क्रिया जो है आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, आगे जब आप और भी चीजें यहाँ पर हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे तो इसीलिए इसके भेदों को क्लियर करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अर्थ के आधार पर तो हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सार्थक और किस तरह से जो सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द और एकार्थक शब्द, इन सभी शब्दों को पढ़ें, इन सभी शब्दों को समझें। तो यहाँ पर अब हम अपना जो अगला हमारा इसका पाठ है, अगला जो हमारा भेद है उसको हम लिखेंगे, इसका जिसका नाम है पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 5, पूर्वकालिक क्रिया। देखिए पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कभी भी किसी भी चीज को रटना नहीं है, जो उसकी हेडिंग है, उसका जो पॉइंट है, उसका जो नाम है, उसको समझना है। पूर्वकालिक क्रिया तो यानी कि किसी वाक्य में जब मुख्य क्रिया हो रही है, लास्ट में जो मुख्य क्रिया है उस क्रिया से पहले जो क्रिया हो रही होती है, मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया हो रही होती है उसे कहते हैं पूर्वकालिक। नाम से ही पता चल रहा है, देखिए पूर्वकालिक क्रिया जो मुख्य क्रिया के बाद होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो यहां पर पहले मैं छोटी सी इसकी परिभाषा लिखती हूं, फिर एग्जाम्पल से इसको हम समझेंगे। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन भी कीजिए, साथ के साथ नोट डाउन भी करेंगे, साथ के साथ नोट डाउन भी करेंगे।
क्योंकि आप लोग, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि हिंदी को आप लोग बिल्कुल भी रट नहीं सकते, आपको समझनी पड़ती है। तो पूर्वकालिक क्रिया कैसे आप समझेंगे? पहले आप उसकी परिभाषा लिखिए कि किसी का वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने, एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के लिए हम यहाँ पर बताएंगे, शिव कुमार नहाकर पूजा करने लगा। शिव कुमार नहाकर पूजा करने लगा। टीना लड़कर घर वापस चली गई। ठीक है, इस तरह से सरिता ने गीत सुनाकर पुरस्कार, सरिता ने गीत सुनाकर पुरस्कार जीता। तो अब आप यहाँ पर देखिए, शिव कुमार, देखिए पहली जो लाइन है वो मैंने यहाँ पर अलग कलर से मैंने आपको दिखा दी ताकि आप एक ही पंक्ति में क्लियर हो जाए और बाकी पंक्तियों में खुद से देखें। तो शिव कुमार नहाकर पूजा करने लगा। नहाकर पूजा करने लगा। तो देखिए नहाकर, और ये जो शब्द है हमारा लास्ट में करने लगा, तो ये कार्य को दर्शा रहा है, लेकिन कैसे? नहाकर। तो ये आपकी मेन क्रिया है, और मेन क्रिया से पहले जो क्रिया है उसको हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। टीना लड़कर घर वापस चली गई। टीना लड़कर घर वापस चली गई। तो लड़कर, देखिए घर वापस चली गई जो है वो तो आपकी मुख्य क्रिया है। ठीक है, ये तो सभी को पता है कि जो अंतिम लास्ट में है, जाती है, सोती है, खाती है, तो ये जो शब्द है ये आपकी मुख्य क्रिया है। लेकिन मुख्य क्रिया से पहले, जैसे टीना लड़कर, तो लड़ना भी तो एक क्रिया है, लड़ाई भी तो एक क्रिया है। ठीक है, नहाकर, नहाना भी तो एक क्रिया है। इसी तरह से टीना लड़कर घर वापस चली गई, तो लड़कर शब्द जो है वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। इसी तरह सरिता ने गीत सुनाकर, सरिता ने गीत सुनाकर पुरस्कार जीता। पुरस्कार जीता, तो जीत हासिल करना भी क्रिया है, लेकिन सुनाकर, कैसे कैसे हासिल करी जीत? गीत सुनाकर उसने जीत हासिल करी। तो यहां पर जो सुनाकर शब्द है ये भी पूर्वकालिक क्रिया है। एक और यहां पर एग्जांपल दूंगी, राकेश ने देखकर निबंध
लिखा। राकेश ने देखकर निबंध लिखा। अब देखिए, राकेश ने देखकर निबंध लिखा। अगर हम कहें राकेश ने निबंध लिखा तो भी ये क्रिया है, लेकिन ये कैसी क्रिया है? ये मुख्य क्रिया है। लेकिन कैसे किया उसने? देखकर। उसने कैसे निबंध लिखा? देखकर। राकेश ने देखकर निबंध लिखा। तो जो देखकर शब्द है ये पूर्वकालिक क्रिया है। तो इसमें कुछ और एग्जांपल्स आप खुद से लिखेंगे। अब देखिए, जैसे इसमें शब्द है नहाकर, लड़कर, सुनाकर, देखकर। ये सारे शब्द आपके पूर्वकालिक क्रिया है। और इसी तरह के कुछ और एग्जांपल्स आप यहाँ पर बनाएंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे। तो क्लियर हो चुका है आपको पूर्वकालिक क्रिया कि किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और उसके एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर दे दिए हैं। तो अब हमारा लास्ट पॉइंट बचता है, लास्ट भेद बचता है यहाँ पर रचना के आधार पर क्रिया का। ठीक है, वो है आपका अपूर्ण क्रिया। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है अपूर्ण क्रिया। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि हमारे सेशन का टाइम यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो आप जो कुछ भी हमने यहाँ पर पढ़ा है उसको एक बार घर पर रिवाइज कीजिए। और अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े, जितने भी भेद पढ़े हैं, सभी के आप एग्जाम्पल लिखिए। क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से नहीं समझेंगे कि किस तरह की क्रिया को कैसे लिखा जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। केवल यहाँ से रट के कॉपी में नोट डाउन करके ये आपको क्लियर नहीं होगा। तो जो कुछ भी आपको होमवर्क दिया गया है कि आप इसको लिखें, आप इसमें और भी एग्जाम्पल लिखें, वो आप करेंगे। हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम कंटिन्यू करेंगे अपने इस सेशन को अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।